10 से 12 बच्चे नाम बनाते हैं, 15 बच्चे नाम बनाते हैं, उनके नाम पर खूब ब्रांडिंग होती है। बाकी बच्चों का क्या होता है? ब्रांडिंग, लेकिन देखो तो ये है कि सारे बच्चे इंस्टीट्यूट ने निकाल लिए। जी। हम भी ऐसी ब्रांडिंग करेंगे और भी ऐसी ब्रांडिंग करेंगे, जो कि एक शायद एजुकेशन में एक मैं इसको कलंक की तरह देखता हूँ। फिर तो मतलब आप कोचिंग का सिस्टम ही एक तरीके से आप कह रहे हैं कि हम समाप्त कर देंगे। सबसे बड़ा इसमें दोष है हमारे स्कूल सिस्टम का। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले तो चाहते हैं कि बस बच्चा आ जाए, जैसे मर्जी आ जाए, हम भी ये चाहते हैं। चाहे जब तक कोचिंग था 3-4 साल में हम लोग ये लगातार ऑब्जर्व करेंगे बच्चे का इंटरेस्ट का। 80,000 से 1 लाख रुपया तुम्हें दे, फिर 1-1.5 लाख रुपया कोचिंग वाले को दे, जी। पेरेंट्स की भी ऐसे से। अब हमें मौका मिला है, मेरे स्कूल का कोई बच्चा कोचिंग में नहीं है। जो वो 200 बच्चे बचते हैं, क्या उनको फिर साइड कर देते हैं कि जाओ आपके बस का नहीं है? +1 में गए तो देखा देखी में साइंस में चले गए, और अगर एक ऐसा बच्चा जिसका उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, कहीं गलत जगह चला गया, तो थ्रू आउट लाइफ वो अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। एक भेड़ चाल लगी हुई है कि बस 10th के बाद क्या लेनी है, साइंस लेनी है। एक जब एनालिसिस सीट होगी, आपके पास पूरा डाटा होगा उस बच्चे का, तो पेरेंट्स को और बच्चे को आप बताओगे कि ये आपकी फील्ड होनी चाहिए। 50 साल से ऊपर लोग हो गए हैं, उनको अभी तक नहीं पता चला कि उनको करना क्या चाहिए था जिंदगी में। बिल्कुल सही। इससे बुरा सिस्टम क्या होगा? और 9th से ही हम उसको इंजीनियर डॉक्टर बनाने की तैयारी शुरू कर देंगे। शाहरुख खान बोले जी ये भी नहीं पढ़ा लिखा है, करोड़ अरबपति है, बोले पढ़ना लिखना जरूरी थोड़ा होता है। और सही था वो। अगर मैं शिमला के बाकी स्कूल्स की बात करूं, तो वहाँ पर जो फ़ी चली हुई है, उस फ़ी के अंदर हम दोनों चीज़ें करेंगे, स्कूल भी और कोचिंग भी। शिमला का तो किसी का टिकट ही नहीं होता था, या तो चंडीगढ़ रुकेंगे या दिल्ली या कोटा रुकेंगे। फीस इतनी होती थी कि आधे लोग तो सोच भी नहीं सकते। किराया निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इस टेंशन में थे हम लोग। ओके। दोनों इकट्ठे तो हो गए। और अब फ़ोन का अगर यूज़ होता ना, बहुत बढ़िया था। लेकिन हमारी जनरेशन जो है फ़ोन का यूज़ नहीं कर रही है, मिस यूज़ कर रही है, और ये सबसे बड़ी कहानी यही है। एग्जाम्स में बुरी तरीके से फेल हो जाता है, फिर सुसाइड एंड ऑल सारी चीज़ें कि मैं तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मैं ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया, जिसके 60% थे उसने ये क्रैक कर लिया। अब जो बच्चा 98% ले रहा है, ठीक है, वो मेहनती है, पर कॉम्पिटिटिव के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, उसको बोर्ड की तैयारी करवानी है, सिलेबस करवाओ। कोचिंग वाले अपने आप करते रहेंगे, तुम स्टूडेंट भी अपनी ऐसे जहाँ जाना है वहाँ जाओ। बिल्कुल। मैं थोड़ा हार्श वर्ड यूज नहीं, बिल्कुल। मुझे गुस्सा आता है सिस्टम पे कभी कभी। तो विद्यापीठ में जो टीचर्स है वो कहाँ से हैं? हिमाचल से हैं, बाहर से हैं? और जो आपके स्कूल होंगे वहाँ पर टीचर्स कहाँ से होंगे? ये टैगलाइन सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए होती है कि बाहर से अंदर से 80 to 90% टीचर हिमाचली हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा फोकस उन बच्चों पर है जो अच्छा नहीं कर रहे हैं, जो डंडे भी होते थे, बिल्कुल। और अगर कुछ काम ना करें तो वो पढ़ भी जाते थे। और शाम को जाके अगर घर में हम बता दें कि आज पढ़ें, और पढ़ते थे घर में, और पढ़ते वो और पढ़ते थे। ये हमारे टाइम में भी होता था। बच्चे आजकल के ऐसे हैं कि अच्छा मैं ठीक नहीं लग रहा हूँ, वो डिप्रेशन में चला गया जी। बिल्कुल। तो हम लोगों ने थोड़ी कमियां हम में रह गई हैं, पर उनको ये पता नहीं है कि उनका बच्चा सारा दिन स्कूल में क्या करके आया है। बहुत पुराने स्कूल हैं। अब उनमें एडमिशन के लिए पेरेंट्स मंत्रियों तक की सिफारिश लगवाते हैं। किसी को इज्जत देना ये भी आपको फ्रस्ट्रेशन से बचाता है। क्यों? तो बच्चे पता क्या बोलते हैं कि जी शेयर करें अगर पेरेंट्स के साथ हम लोग, तो हमारी कमियां निकालते हैं, कंपेयर करते हैं। तेरे दोस्त के इतने आए, मत कंपेयर करिए, आपका बच्चा स्पेशल है और वो किसी फील्ड में सबसे आगे निकल जाएगा। क्या? सिर्फ आइडेंटिफाई करिए। हम तो एम्स में सेलेक्ट करेंगे जी बच्चे को आईआईटी में। वो बच्चा है, वो कंप्यूटर थोड़ी है, वो बच्चा है, वो इस दुनिया में आया, वो पक्का कुछ ना कुछ करेगा, और उसको करने का मौका तो दें। लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर। पॉडकास्ट की इस विशेष सीरीज में हमेशा ही हमारे साथ कुछ ऐसी शख्सियतें होती है जो हिमाचल प्रदेश के लिए इंस्पिरेशन होती है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर कार्य किया होता है, और कहीं ना कहीं इन हस्तियों से हमें कुछ ना कुछ बेहतर सीखने को मिलता है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ हिमाचल प्रदेश का मैं नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट कहना चाहूँगा, विद्यापीठ नाम है, जेई नीट, इन सभी की कोचिंग्स ये प्रोवाइड करते हैं, और बड़ा तगड़ा इनका हर साल रिजल्ट रहता है। कैसे रिजल्ट तगड़ा रहता है, क्या स्ट्रेटजीज होती है, क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की सच्चाई है, इन सभी पर हम आज खुल करके बातचीत करेंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश की जनता को, बच्चों को, सभी को, पेरेंट्स को पता चल सके कि आखिरकार रियलिटी क्या है और क्या कुछ पूरी चीज़ें हैं। और आज जो हमारे साथ यहाँ पर 2 पर्सनैलिटीज जुड़ी है, उन्हें जय और वीरू कहा जाता है, ये हमने सुना है। आज साक्षात हमारे सामने बैठे हुए हैं।
तो हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर रमेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है और इंजीनियर रविंद्र अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद है जो कि विद्यापीठ के डायरेक्टर्स है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा। बड़ा खूबसूरत नाम आपने रखा है विद्यापीठ। जब पीठ या इस तरह का नाम हम सुनते हैं तो एक अलग सी वाइब क्रिएट होती है कि आखिर क्यों इस तरह का नाम रखा गया होगा, क्या इस नाम के पीछे की मंशा रही होगी जो विद्या के साथ पीठ जोड़ दिया गया। नमस्कार मनोज जी और लाइफ टाइम टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का हमारा नमस्कार जी। हम अगर विद्यापीठ की बात करें, नाम की चर्चा करें तो जी। ये भी हम लोग जब 2006 में इकट्ठे हुए, 20 मार्च 2006 को हम लोगों ने विद्यापीठ का फाउंडेशन स्टोन समझते हैं, आप को फाउंडर है हम जी। तो उस टाइम लगा कि एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड है तो किस तरह से इसको आगे मूव करें, एक नाम भी ढूंढने लगे। क्योंकि हमने शुरू बाद में किया रजिस्ट्रेशन, हम पहले ही चाह रहे थे कि बिल्कुल लीगली तरीके से चलेंगे जी। तो पहला स्टेप ये था कि किस नाम से चलें। तो एक मैं थोड़ा सा क्लियर भी कर दूं कि विद्यापीठ एक जेनरिक नाम है जिसको हम रजिस्टर नहीं कर सकते थे। ओके। फिर हमने उसके लिए ऑप्शन रखे, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उन्होंने कहा कि आप मुझे कोई नाम सजेस्ट करो। तो विद्यापीठ अगर आप देखें, जेनरिक नाम हर जगह विद्यापीठ है, पर इससे पहले जो एक्चुअल नाम है वो है एएस विद्यापीठ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ओके। और एएस हमने मेरे पार्टनर हैं, मेरे बड़े भाई हैं अवस्थी जी, ए उनका था और एस शर्मा मेरा था, तो अवस्थी शर्मा विद्यापीठ हमने रजिस्टर कर लिया। ओके। तो जहाँ तक विद्यापीठ जेनरिक नाम की बात थी, जहाँ भी कहीं एजुकेशन से रिलेटेड बात होगी तो विद्या मेन एजुकेशन से वो विद्या है। और पीठ जो है एक हर जगह कहीं भी कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर विद्या से रिलेटेड कुछ काम चल रहा हो। इस वजह से हमने दोनों ने ही कॉमनली सोचा कि क्यों ना इसका नाम विद्यापीठ रख दिया जाए। ओके। इसके इतिहास में हम जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ज्वलंत सवाल जो है वो मेरे जहन में इस समय पर है। और मुझे लगता है कि हर एक जो कोचिंग करते हैं या उसमें जाते हैं उनके पेरेंट्स, उन सभी के जहन में ये होता है। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में 10 से 12 बच्चे जो है वो कमाल करते हैं, 20-25 बच्चे कमाल कर देते हैं। 250-300 का बैच होता है या उससे ज़्यादा का भी होता है। 10 से 12 बच्चे नाम बनाते हैं, 15 बच्चे नाम बनाते हैं, उनके नाम पर खूब ब्रांडिंग होती है। बाकी बच्चों का क्या होता है, अवस्थी जी मैं आपसे जानना चाहूँगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, और ये बिल्कुल जेन्युइन आज के पेरेंट्स के लिए भी क्वेश्चन है, बच्चों के लिए भी। इसलिए बहुत बढ़िया बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल ट्रूथ है। अगर मेरे पास 200 बच्चे हैं या 300 बच्चे हैं, मान लो ड्रॉपर बैच की बात करें, 12th के बाद जो बच्चे आते हैं जी, तो उनमें से हम लोग 100 निकाल पाते हैं या 50 निकाल पाते हैं जी। ये हमारे शिमला के छोटे से शिमला की कहानी है जी। लेकिन शिमला में ही ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जिनके पास हज़ारों में बच्चे हैं, 2000 में, वो भी 100 ही निकाल पाते हैं। फिर चंडीगढ़ चले जाएं, वहाँ 10,000 में बच्चे हैं, बिल्कुल। और वो कितने निकाल पाते हैं? 300 या 400 निकाल पाते हैं। कोटा चले जाओ, 2 लाख बच्चे हैं। बड़े बड़े नाम जो आप सुनते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। 2 लाख बच्चों में से कैसे 2 लाख निकाल लेगा यार? सीटें भी नहीं है हमारे पास इंडिया में इतनी। तो वो लोग निकाल पाते हैं, 500 हो गए, 700 हो गए, 1000 हो गए, 4000 बच्चे निकाल लिए। ब्रांडिंग लेकिन देखो तो ये है कि सारे बच्चे इंस्टीट्यूट ने निकाल लिए। हम भी ऐसी ब्रांडिंग करेंगे और भी ऐसी ब्रांडिंग करेंगे जो कि एक शायद एजुकेशन में एक, मैं इसको कलंक की तरह देखता हूँ। आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, और ये शायद सही नहीं है, लेकिन सभी को खुद को प्रमोट करना है, एजुकेशन को आगे, कोचिंग को आगे ले जाने के लिए। और इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट अगर मैं देखता हूँ, आपने क्वेश्चन पूछ लिया जो धागे खोल लेते हैं। जी जी, ज़रूर ज़रूर। इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट के, अब मतलब पापी बोलूँ या क्या बोलूँ पता नहीं है, मुझे ज़्यादा हार्श वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए। सबसे बड़ा इसमें दोष है हमारे स्कूल सिस्टम का। ओके। सरकारी सिस्टम हो, चाहे जिस सिस्टम में हम जी रहे हैं वो सिस्टम है, या स्कूल सिस्टम है। स्कूल में जब बच्चा जाता है तो होता ये है कि उस बच्चे को ऑब्जर्व करना चाहिए था स्कूल वालों को लगातार। अरे 10 साल आपके पास है बच्चा यार, 10 साल ऑब्जर्व नहीं कर सके तुम, उसको कहाँ जाना चाहिए बच्चे को? अब उस 300 बच्चों, मेरे पास 300 बच्चे होते हैं ड्रॉपर बैच में। ओके। बाकियों की बात छोड़ूं, उनके पास 3000 भी होते हैं,
वो भी 100 ही 300 ही निकाल लेते हैं। हम भी उन 300 में से 50 से 100 के बीच में निकाल लेते हैं। जी। पर परेशानी तो ये है ना कि वो 250 बच्चा कहाँ जाए बेचारा, तो इसको मैंने नहीं निकाल पाया, या 200 बच्चा कहाँ जाए जिसको मैंने निकाल पाया। ऐसा ही कोटा वालों का है, 10,000 तो निकाल लिए पर 1,90,000 की कोई बात नहीं करता कि उनका बना गया। वो बेचारा कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बिल्कुल। सबसे बड़ी इसमें जो चूक हुई है वो हमारे स्कूल सिस्टम से हुई है। हम ऐसा कर सकते थे कि बच्चों को लगातार ऑब्जर्व करते, कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू, प्रैक्टिकल जो होते हैं उनके थ्रू, थ्योरी के थ्रू, और 10th में जाके बच्चे को गाइड करते कि बेटा इंजीनियरिंग या मेडिकल तेरी चीज़ नहीं है। नहीं तो आप लोग इस पे बिल्कुल आउट कर रहे हैं। अब अभी आप क्वेश्चन अगर पुट अप करेंगे तो उससे पहले बता दूं, जी ज़रूर ज़रूर बिल्कुल। हम लोग इस टाइम 2 स्कूल संचालन में आ चुके हैं विद्यापीठ इस टाइम। एक स्कूल शिमला में है, हिल ग्रुप, विद्यापीठ हिल ग्रुप स्कूल, इधर संजौली में थोड़ा सा आगे जाके। जी। दूसरा स्कूल सुंदरनगर में है। इन स्कूल में हमने स्ट्रिक्टली ये कर लिया है कि हमने, मेरा 34 साल का करियर पढ़ाई का है, 20 साल में विद्यापीठ खोले हो गए। हमने ये डिसाइड कर लिया है कि 6 से लेके 9 तक, अभी 6 से लेके 12 तक खोला हमने यहाँ पे शिमला में जी। 3-4 साल में हम लोग ये लगातार ऑब्जर्व करेंगे बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है। अगर वो अच्छा वकील बनना चाहता है, हम उसको वकील के लिए कोचिंग स्कूल में ही देंगे। स्कूल क्यों खोला भाई? अगर आपने स्कूल खोले हैं तो वो किस लिए खोले हैं? कोचिंग में धकेलने के लिए बच्चों को? स्कूलिंग सिस्टम में बहुत सारी कमियां थी, जिसकी वजह से मैं विद्यापीठ का डायरेक्टर आपके सामने बैठा हूँ, और बहुत सारे लोग कोचिंग वाले सर्वाइव कर रहे हैं। कोटा जो सारा कोचिंग का हब बना हुआ है, वो लोग भी इसलिए जिंदा है कि हमारे स्कूलों की कमियां थी। तो फिर तो मतलब आप कोचिंग का सिस्टम ही एक तरीके से आप कह रहे हैं कि हम समाप्त कर देंगे? हमने समाप्त तो मैं क्या बोलूं, लेकिन होना नहीं चाहिए था। ये शुरू से ही गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। जब स्कूल वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चा पेरेंट्स ने भेज दिया उसके पास, स्कूल वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी शुरू से कि उसको अपने कोचिंग में, बच्चा की कोचिंग अगर करवानी तो अपने यहाँ करवाए। अरे एजुकेशन के लिए तुम्हारे पास भेज रहे हैं भाई, और क्या के लिए भेज रहे हैं? तुमने उसके ना तो ऑब्जर्व किया उसका इंटरेस्ट कहाँ पर है, ना तुमने ये देखा कि उसका इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसको कोचिंग करवाएं। बस तुमने बोर्ड की तैयारी करवाई और उसको मार्केट में फेंक दिया, कोचिंग वालों के हवाले कर दिया। बिल्कुल। 80,000 से 1 लाख रुपया तुम्हें दे, फिर 1-1.5 लाख रुपया कोचिंग वाले को दे। पेरेंट्स की भी ऐसी तैसी, और पेरेंट्स इस ऐसी तैसी के चक्कर में क्या हो रहा है मनोज जी, कि वो कमाने में लगे बेचारे जी, कि बच्चे का 2 लाख रुपया भरना है साल का। वो दोनों काम कर रहे हैं, माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं, उनके पास समय नहीं है कि अपने बच्चे को ऑब्जर्व करें। नहीं तो आप ये मानते हैं कि क्योंकि देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, अगर मैं मुझे जहाँ तक लगता है, हो सकता है मैं गलत इसमें हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले तो चाहते हैं कि बस बच्चा आ जाए, जैसे मर्जी आ जाए। हम भी ये चाहते हैं, चाहे जब तक कोचिंग था। हाँ। लेकिन अब हमने क्योंकि बहुत कुछ हमने भी कमाया, बाकी लोगों ने भी कमाया, एक स्टेज आती है यार, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ भी है जी। हम बहुत सालों से चाह रहे थे, मैं और डॉक्टर महेश, के हम एक ऐसा स्कूल खोलें जिसमें सारी लिमिटेशन जो हमें दिख रही थी, 20 साल से लिमिटेशन देख रहे हैं हम लोग, कोचिंग की भी लिमिटेशन देख रहे हैं और स्कूल वालों की भी लिमिटेशन देख रहे हैं। हम देख रहे थे कि स्कूल हमारे पास हो और उस स्कूल में हम लोग ये कमियां सारी दूर कर सकें। क्या बात। अब हमें मौका मिला है, मेरे स्कूल का कोई बच्चा कोचिंग में नहीं जाएगा। पॉडकास्ट करने से पहले ही आप लोगों ने दिल जीत लिया, अच्छी बात है। और आपने एक्सेप्ट भी की चीज़ कि ऐसा होता है और हम भी ऐसा करते रहे हैं, तो ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे जो वो 200 बच्चे बचते हैं, क्या उनको फिर साइड कर देते हैं कि जाओ आपके बस का नहीं, या फिर अगले साल के लिए तैयारी करवाते हैं उनसे? देखो, उसमें से कुछ बच्चे, अगर मैं कहूँ तो बात यह है कि +1 में गए तो देखा देखी में साइंस में चले गए। हमने भी शायद ऐसा ही किया। हाँ। मैं अगर अपनी भी बात करूं, आप प्लीज। हाँ, आप भी देखो किस प्रोफेशन में आगे आप कहाँ थे। बिल्कुल। तो अगर शुरू में ही कुछ आपको ऐसी इंक्लिनेशन होती कि मेरी फील्ड इस साइड को होनी चाहिए जी, तो मेरे ख्याल और आप राइज करते हैं। और जिस चीज़ को हम शौक से करते हैं फिर उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता। बिल्कुल, उसमें आपका कंपटीशन अपने आप से ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो आपकी एक्सेलेंस है, उसी को ही आप कर रहे हैं। तो वो बेचारे जो 200-250 बच्चे हमारे यहाँ से, तो चलो 300 में से 50-60 हमने निकाल दिए, बाकी रह गए। पर बहुत से इंस्टीट्यूट है जहाँ लाखों बच्चे +2 के बाद साइंस में ड्रॉप आउट होते हैं जी, उनको कोई नहीं देखता है।
हम भी, हमारा फोकस भी आज तक साइंस के स्टूडेंट्स पर ही था, पर हम काफ़ी सालों से ऑब्जर्व जरूर कर रहे थे कि बहुत गड़बड़ हो रहा है। और पिछले 5-6 सालों में ग्राफ ऐसा आ गया कि एक क्लास में 5-7 बच्चे अच्छे हैं, बाकी 30-35 बच्चे ऐसे हैं मानो कि जिनको ज़बरदस्ती डाल दिया गया। बिल्कुल। अब उसका खामियाजा ना कि उन बच्चों को भुगतना होगा, आने वाली जनरेशन को भी भुगतना होगा, हिमाचल को भुगतना होगा, पूरे देश को भुगतना होगा। और अगर एक ऐसा बच्चा जिसका उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, कहीं गलत जगह चला गया, तो थ्रू आउट लाइफ वो अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। किसकी गलती मानते हैं आप इसको? इसमें देखो, मैं ये नहीं कहता कि स्कूल में ये था कि उन लोगों को एक लीग से हटके थोड़ा सा इस पर काम करना चाहिए था। इन द सेंस मीन्स आपके पास बच्चा नर्सरी केजी में आ गया, क्या आप 10 साल तक उस बच्चे के ऊपर इतना इंक्लिनेशन नहीं लगा आपको? अगर हमारे सामने एक बच्चा 2 साल रहता है, हमें पता लग जाता है कि यार इसका इंटरेस्ट साइंस की साइड नहीं है, तो क्या उन 10 सालों में कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता था कि वो बच्चा 10th तक आते आते ना कि खुद करता? मीन्स अब अगर 10th के बच्चे को बोलें कि उसने क्या लेना है, तो उसने बोला मेरे दोस्त ने मेडिकल लिया, नॉन मेडिकल लिया। दोस्त एक जगह बहुत गलत धारणा है एक हमारी सोसाइटी में। आपके मंच के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि किसी बच्चे ने आर्ट्स ले लिया ना, वो तो पब्लिक के बीच में बोल ही नहीं सकता कि भाई मैंने ह्यूमैनिटी में गया हूँ मैं, क्योंकि बहुत बेइज्जती हो जाएगी। बिल्कुल। जबकि ऐसा नहीं है। हमने देखा कि हमारे बच्चे जो निकल भी गए, जो अच्छे बच्चे थे, चाहे वो IIT में गए, चाहे वो जाके MBBS किया, बाद में फिर वो सिविल सर्विसेज की तरफ चले गए। बिल्कुल। वहाँ नाम कमा रहे हैं। वह नाम कमा लिया। अब आप देखो कि अगर उस बच्चे को उतने हार्श बीटेक से ना गुजरना होता, तो शायद वो IAS अगर उसका सेकंड अटेम्प्ट में हुआ होता तो पहले में हो जाता। बिल्कुल। और जहां वो आज प्लेस है वो कहीं दूसरी जगह, बड़ी अच्छी जगह प्लेस्ड होता। बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों का ये निष्कर्ष निकलता है कि एक भेड़चाल लगी हुई है कि बस 10th के बाद क्या लेनी है, साइंस लेनी। अब उस बच्चे को, कई बच्चे तो ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग कर जाते हैं, तब पता लगता है यार मैं तो गलत जगह आ गया। हम भी हाँ बिल्कुल, जैसे आपके साथ भी हुआ, ये भी बीटेक के बाद इस साइड को आए। बिल्कुल। तो हमारे कहीं लूप होल्स कहीं ना कहीं ऐसे हैं कि हम एक लीग में बस स्कूल चले हुए हैं, बच्चा आ रहा है, उसकी 10वीं हो रही है और उसके बाद उसको छोड़ दिया कि भाई, तो हम कुछ ऐसा सोचते हैं कि वो बच्चा जिस 10th में है उसको भी इतना एक्सपोजर नहीं है कि वो खुद डिसाइड करे कि पूरी ज़िंदगी हम लोग इतने बड़े बड़े हो गए, हम लोगों को नहीं पता लगा कि मुझे जाना कहाँ था। बिल्कुल। अगर टाइमली कुछ इस तरह का, हम तो सोचते हैं कि हमारे वक्त में भी कुछ ऐसा होता कि बच्चे को इंक्लिनेशन मिल जाती पेरेंट्स को कि भाई इस बच्चे ने जो है आर्ट्स की तरफ जाना है, इसको वहाँ की तरफ डालो। बिल्कुल। अब हम जो सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हम उस बच्चे से भी नहीं पूछेंगे, खुद हम पेरेंट्स से भी नहीं पूछेंगे, हम लगातार ऑब्जर्व करें। जो फॉरेन सिस्टम है, हर जगह फॉरेन में क्या हो रहा है कि टेक्निकल टीम है, वो असेस करती है 6वीं से लेके 3-4 साल उसका पूरा एनालिसिस का डाटा कि अगर वो खेलने गया तो उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, अगर उसको कोई आर्ट का काम दिया तो उसकी परफॉर्मेंस क्या थी। एक जब एनालिसिस सीट होगी आपके पास, पूरा डाटा होगा उस बच्चे का, तो पेरेंट्स को और बच्चे को आप बताओगे कि ये आपकी फील्ड होनी चाहिए। मतलब आप पढ़ाई के साथ R&D पे काम कर रहे हैं। मतलब बेसिकली तो होना ही ऐसा चाहिए था कि उस बच्चे के, अब उसके अंदर टैलेंट तो है पर कौन देखेगा, पेरेंट्स तो नहीं देखेंगे, उन्होंने तो फीस दे दिया। अब ये काम जो है, ये काम उसका है जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है। अवस्थी साहब कुछ कहना चाह रहे होता ये है कि पेरेंट्स से मेरी कुछ दिन पहले बात हो रही है, टीचर पेरेंट मीटिंग, मैं मिस ना कर दूँ इसलिए जी जी जरूर साथ साथ बोल दो। अब उनसे बातचीत जब हो पाई तो कुछ से मैंने बोला, मैं कहा आप सभी लोग सेटिस्फाइड हो जहाँ पे आप जो भी कर रहे हो, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी। तो बहुत सारे लोगों का ये था कि यार नहीं कुछ, मतलब कईयों को था हाँ मजा आ रहा है, कईयों को ना मजा, मतलब 50 साल से ऊपर लोग हो गए हैं, उनको अभी तक नहीं पता चला कि उनको करना क्या चाहिए था जिंदगी में। बिल्कुल सही। इससे बुरा सिस्टम क्या होगा? और जबकि ये सारा का सारा स्कूल में टैकल किया जा सकता है। 10 साल की कहानी है ना सिर्फ, तो उसमें सारा स्कूल का सिस्टम अगर टैकल करता, उसको ऑब्जर्व करता, 10th में जाके बच्चे को बोलता बेटा तेरा इंटरेस्ट इस तरफ है, फिर भी तूने किसी सोशल प्रेशर में ना तो कोई सब्जेक्ट रखना है, तू अच्छा वकील बन सकता है, तू ये तैयारी कर, अब वकील के लिए आगे अच्छे अच्छे टेस्ट हैं, आप जज बनिए, वो कई चीज़ है जुडिशरी। लेकिन होता ये कि भेड़ चाल में बच्चा देखता है अच्छा मेरा स्कूल का टॉपर नॉन मेडिकल रख गया या मेडिकल रख गया, डॉक्टर बन रहा है, मुझे भी बनना चाहिए, तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे बेइज्जती का है कि भैया
अब वहाँ जाके आप लोग 2 साल 4 साल बर्बाद कर दोगे, उसके बाद फिर उसी रूटीन पे लौट आओगे, तो वो तो समय बर्बाद हो गया, देश का भी, प्रदेश का भी, माँ बाप का पैसा बर्बाद हुआ। बिल्कुल। मतलब ओवरऑल सारी बर्बादी हो रही है, सब पैसे की भी और सारे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या जो बच्चे बचते हैं उनको आप ये भी बोल देते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि बेटा आप ये नहीं कुछ और कर लो? हमारे पास मनोज जी, जैसे मैंने आपको बताया 300 बच्चा मैक्सिमम ड्रॉपर बैच में रहता है, उसमें 50 से लेके 70 के बीच में हम लोग वो चले जाते हैं अपनी फील्ड में। उसके बाद जो बच्चे हमारे पास रह गए, उनको अगले साल के लिए, क्योंकि हमें एक एक बच्चे का पता होता है, 250-300 में आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है कि ये यहाँ का बच्चा है, मेरे यहाँ का इतना वीक है, इतना स्ट्रांग है। जो करना चाहते हैं उनको हम दोबारा से फ़ी में कंसेशन दे के, ताकि पेरेंट्स भी ज़्यादा लोड ना बचे। पढ़ता है, क्यों नहीं पढ़ता, फ़ी का इतनी ज़्यादा फ़ीस है कोचिंग की, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिनके पास 1,90,000 है, वो किस को आइडेंटिफाई करेंगे? वो तो बेचारे फेंक दिया आपने, उसके बाद कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। ये प्रेशर हटाना पड़ेगा, और ये प्रेशर स्कूल वालों को हटाना पड़ेगा। हमने बीड़ा उठाया है, शुरुआत हम करेंगे, सबको हमें फॉलो करना पड़ेगा, शिमला में भी, प्रदेश में भी और देश में भी। बात ये वैसे बिल्कुल नया सा कॉन्सेप्ट है। मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगा कि क्या विजन है आपका इस स्कूल को लेकर के, और क्या करना चाहते हैं आप, अल्टीमेटली क्या करना चाहते हैं? फाइनली विज़न ये है कि अभी हमारा स्कूल अगर आप विजिट करेंगे ना, तो वहाँ अभी आपको कंस्ट्रक्शन चली गई है, कंस्ट्रक्शन चली है, और लेकिन मार्च से पहले हमारी कंस्ट्रक्शन वो हो जाएगी, क्लासेस शुरू हम कर पाएंगे, और 6 to 12 कर पाएंगे। उसमें हमारा विज़न है कि 6, 7, 8, 9, बल्कि 3 साल लगातार बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे। 9th में अगर हमें लग जाता है किसी का कि बच्चा साइंस में बेस्ट है और जा सकता है, 9th से ही हम उसको इंजीनियर डॉक्टर बनाने की तैयारी शुरू कर देंगे। ठीक, अगर हमें लगता है वो ये 3 साल में अगर पता चल गया, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग होता है बच्चों का बिहेवियर, वो भी हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो अगर हमें लगता है वकील बन सकता है, तो वहीं से हमें उसको वकील की तैयारी शुरू करवा देंगे। अगर हमें लगता है यार फाइनेंस में बच्चा जा सकता है, बस बिजनेस में इसका दिमाग अच्छा है, अरे भाई 12th के बाद IIM से आप डिग्री लो ना, 12th के बाद जाओ सीधा, बिल्कुल करोड़ों रुपए का पैकेज मिलता है। ये अपना बिजनेस शुरू करने के लिए भी IIM तो ऐसी जगह जहाँ अपना बिजनेस करने के लिए बच्चे को सिखाते हैं, बेटा ये करना, बिल्कुल। और वो घुस रहा है कहाँ पे जाके, मेडिकल में। और यदि कोई स्पोर्ट्स में इंक्लिनेशन हो जिसका बच्चे का, उसके लिए प्लेटफॉर्म, वो वही सारे के सारे बच्चे को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट, बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे नहीं है पढ़ाई में इंटरेस्ट। मैं एग्जांपल आपको दूं, मेरा अपना, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरा अपने रिश्तेदारी में बच्चा, और वो 10th तक ये वो मतलब कन्विंस करता रहता था घर वालों को भी, मुझे भी, कि नहीं ये पढ़ाई कुछ नहीं होती, ज़्यादा इसमें टेंशन में नहीं। अब एग्जांपल किसका, सचिन तेंदुलकर ले आया निकाल के, 12वीं पास है, 10वीं, हाँ 10वीं पास है, 10वीं पास है। शाहरुख खान बोले जी ये भी नहीं पढ़ा लिखा है, करोड़ अरबपति है, बोले पढ़ना लिखना जरूरी थोड़ा होता है, और सही था वहाँ। लेकिन ये गलत हो जाता है कि बंदा एग्जाम्पल उनके ढूंढने लाए, फिर मेहनत करने को तैयार ना। बिल्कुल, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। उस बंदे ने पता नहीं 12th की शायद कर ली होगी मेरे ख्याल से, लेकिन उसके बाद उसका इंटरेस्ट बिजनेस में, वो सब बिजनेस में आज की डेट में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कभी अलग से बताऊंगा यहाँ पे। क्या बात है, ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, और हाँ ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे। मेरे ख्याल एज भी कम है उसकी, 10 करोड़ तो मशीनरी होनी है उसके पास, 50-60 लोग उसके अंदर काम करते हैं। क्या बात है। तो मतलब ये नहीं है कि आपका इंटरेस्ट अगर बिजनेस में है तो बिजनेस में घुसेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स साइड में तो स्पोर्ट्स में हम आगे लेके जाएंगे। अभी शुरुआत में लिमिटेशन स्पोर्ट्स की रही, ग्राउंड हमारे पास एक है, लेकिन जैसे जैसे रिसोर्सेज हमारे बढ़ेंगे, हर चीज़ का ग्राउंड बनना है। मुझे ऐसा स्कूल चाहिए जिसमें शूटिंग में जाना चाहे तो शूटिंग के मैं अपने स्कूल से भेजूँ, अगर कोई फुटबॉल में है तो फुटबॉल का नेशनल प्लेयर बना के यहाँ से हम भेजें। थोड़ी सी लिमिटेशन हमारे पास अभी है, लेकिन वो लिमिटेशन आहिस्ता आहिस्ता दूर करें, और ये हमारा कॉन्सेप्ट है। देखिए डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूँगा, डॉक्टर साहब स्कूल की बात हो गई, अभी मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग सा लग रहा है। रियलिटी मुझे लगता है कि कुछ समय बाद सामने आएगी कि अल्टीमेटली क्या है। हाँ, कुछ साल लगेंगे, रियलिटी तब पता चलेगी कि अल्टीमेटली क्या है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिर तो काफ़ी महंगा सिस्टम हो जाएगा। जो जिस स्कूल की आप बात कर रहे हैं या जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, ये काफ़ी हाई एंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पूरा R&D। तो वो जो रिसर्च डेवलपमेंट है, एजुकेशन आप महंगी तो नहीं कर देंगे कहीं? नहीं,
वही मैं आपके माध्यम से भी क्लियर करना चाहता हूँ लोगों ने सोचा कि विद्यापीठ स्कूल खोल रहा है तो कोचिंग में मैं मना नहीं करूँगा, कोचिंग में हमारी फ़ीस खूब खासी अच्छी फ़ीस है। बट अगर हम स्कूल में जा रहे हैं तो ये समझो कि हम 50% वहाँ से नीचे आकर लोगों का 50% बर्डन ख़त्म कर रहे हैं, बच्चों का 50% बर्डन ख़त्म कर रहे हैं। जो ऑलरेडी स्कूल का था वही रहेगा, जो बच्चे मामूली केस, कोचिंग खत्म, कोचिंग जो बच्चे अभी स्कूल में जा रहे थे, पहले वो स्कूल में फ़ीस दे रहे थे, फिर वो हमारे पास कोचिंग में फ़ीस दे रहे थे। हम जो बाकी स्कूलों की कंपैरेटिवली फ़ीस है उसी फीस में स्कूल में ही सब कुछ, इवन होमवर्क, दिस स्कूल मैं ये कहूँगा कि दिस विल बी अ ट्यूशन फ्री स्कूल। ओके। स्कूल के अंदर ही सब कुछ, बच्चे को अगर उसको मैथ में कहीं प्रॉब्लम है, साइंस में कहीं प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की गाइडेंस बच्चा चाहता है विद इन द स्कूल कैंपस, एंड नथिंग एक्स्ट्रा विल बी चार्ज एज इन द स्कूल फी। जो हम अभी ले रहे हैं उससे 50% नीचे। मतलब जो अगर मैं शिमला के बाकी स्कूल्स की बात करूं तो वहाँ पर जो फ़ी चली हुई है उस फ़ी के अंदर हम दोनों चीज़ें करेंगे, स्कूल भी और कोचिंग भी। तो जो पेरेंट्स का समय, बच्चों का समय 3 बजे वो फ्री हो रहा है, फिर वो कोचिंग जा रहा है, शाम को 6 7 बजे घर पहुंच रहा है, वो टाइम उसका बच गया। पेरेंट्स जो दो फीस दे रहे हैं, डबल फीस दे रहे हैं, वो टाइम, वो पैसा उनको भी बच गया। तो हम तो ये है कि विद्यापीठ कोचिंग से स्कूल में आ रहा है तो हमने 20 साल में ये देख लिया कि लूप होल कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट से, ना कि उन बच्चों के फ्यूचर बल्कि आने वाली पीढ़ियाँ, कई पीढ़ियों तक अगर ये सिस्टम सक्सेसफुल डेफिनेटली होगा, इसमें फेल होने वाला कुछ है ही नहीं। क्योंकि हमने जो सिस्टम टीम रख ली है, हम तो बच्चे की एक्टिविटीज से देख रहे हैं जो सभी को करना भी चाहिए। तो है ही हमारे पास, वो एक जगह उधर को डाइवर्ट करनी और क्या। तो ये है बिल्कुल। तो इसलिए वो एक्स्ट्रा बर्डन पेरेंट्स के पास ऊपर नहीं पड़ेगा, बल्कि पहले से आधा हो जाएगा। अभी बच्चे हर जगह डबल जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, फिर कोचिंग में जा रहे हैं। हमारी जो स्कूल की जो टीम होगी, जो टीचर्स होंगे, वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कम नहीं होंगे, जो उनको वहाँ भी ट्रेन कर रहे होंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी किसी को। इंजीनियर साहब, हमने 20 सालों की बात करी कि 20 साल का एक्सपीरियंस, 20 मार्च 2006 तो आपने फाउंडेशन स्टोन रखा था, 20 साल आपको हो गए हैं। थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं, विद्यापीठ के इतिहास में कैसे शुरुआत हुई थी, कब शुरुआत की थी, क्या थॉट आया था और कैसे दोनों आप लोग साथ में जुड़े? 20 साल का वैसे सही में बोलूँ पता ही नहीं चला। चला? नहीं बिल्कुल नहीं। हम लोग तो 2006 में जब शुरू किया, उससे पहले की कहानी से चलते हैं मेरे ख्याल से जी। क्योंकि 2006 में थोड़ी बहुत हमारी जान पहचान हो गई थी। उससे पहले मैं संजौली में पढ़ाया करता था फिजिक्स, अबस थी फिजिक्स क्लासेस के नाम से, और डॉक्टर रमेश अपने फिंगास्ट में केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे। दोनों के स्टूडेंट कॉमन थे, बहुत सारे स्टूडेंट कॉमन थे। पहले केमिस्ट्री इनके पास पढ़ा नहीं, फिर स्कूटर लेके दौड़े हैं, फिर 1 घंटे के बाद मेरे पास पहुंच रहे हैं आके। जो मेरे पास है वो स्कूटर लेके दौड़े हैं, वो फिंगास पहुंच रहे हैं जाके जी। पेरेंट्स की परेशानी ये थी कि शायद कॉम्बिनेशन उनको ठीक लगता होगा। वैसे और भी थे टीचर, ऐसा नहीं कि शिमला में और नहीं थे, केमिस्ट्री के भी और टीचर थे, फिजिक्स के भी, पर हमारे वाले जो कॉम्बिनेशन लाइक करते थे उनका ये हालत था। संजौली से फिंगास दौड़े हैं, फिंगास से संजौली दौड़े हैं। तो उसके बाद उन लोगों को लगा यार इनको, मतलब पहले तो बोलते थे, बाद में 2000 के आसपास बोलना शुरू किया कि यार आप लोग कहीं एक जगह इकट्ठे हो जाते तो हमारा थोड़ा सा बर्डन कम हो जाता, कि नहीं तो हम तो भागते रह गए, तो हम कुछ और काम भी कर लें, ऑफिस का काम लेट हो जाते हैं। तो इनको भी बोला, मुझे ही बोला। फिर बीच में हमारी बातचीत नहीं थी, पता था हाँ वे रमेश सर है वहाँ पढ़ाते हैं, इनको भी पता था बस थी है वहाँ पढ़ाता। तो बीच में फिर पेरेंट्स के चक्कर में हमारा मिलना हुआ कि यार ऐसा ऐसा बोल रहे थे, पेरेंट्स बोले हाँ बोल तो रहे थे। 2-4 मीटिंग हमारी हुई और फाइनली 2006 में ये शुरुआत हुई अच्छी। लेकिन एक चीज़ और मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बोलूँ कि जब हम, क्योंकि घर में पढ़ाते थे पहले था, 2006 में फिर जब हमने कंपनी बना ली, पहले कंपनी बनाई फिर शुरू किया। ऐसा नहीं था कि ट्यूशन सेंटर चलाना सिर्फ, क्योंकि माता पिता ऐसे थे, इनके भी, मेरे पिताजी बोल के गए थे कि बेटा जिस दिन टैक्स देने लायक होगा ना, 1 रुपया टैक्स देने लायक भी होगा, उस दिन शुरू कर देना टैक्स, क्योंकि वो टैक्स किसी के गरीब के काम आएगा। तो जो पहले भी भर रहा था इनकम रिटर्न में, लेकिन जब मैं इकट्ठे हो रहे हैं तो बेसिक इनकम बढ़ेगी, तो पहले कंपनी बनाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
कंपनी बनाने की भी 2 ऑप्शन होती हैं, वो आपको पता ही होगा, सबको ही पता है जी। और उस कंपनी बनाने की 2 ऑप्शन में भी हमने 1 नंबर वाली ऑप्शन चुनी। एक भी पैसे की हेराफेरी नहीं करनी और ना ही आज तक हमने की। एक साफ सुथरे रास्ते पे चले। कैसा माहौल होता था उस टाइम पे? 20 साल पहले की बात करें, क्या दौर होता था? उस पर थोड़ी सी बातचीत करें। चलो आप बताओ। हाँ, हमारा जो 20 साल पहले इकट्ठे होने का भी मकसद था, अगर हम उससे पहले देखें तो लोग ऊपर से आते थे तो किन्नौर, रोडू, जितना रामपुर, शिमला का तो किसी का टिकट ही नहीं होता था, या तो चंडीगढ़ रुकेंगे या दिल्ली या कोटा रुकेंगे। और वहाँ आप सोचो कि घर से बाहर जब बच्चा आता है, गया तो पढ़ाई के लिए, पर बहुत से फैक्टर्स और भी रहते थे। फीस इतनी होती थी कि आधे लोग तो सोच भी नहीं सकते थे। बिल्कुल। फिर हमने सोचा कि क्यों ना उसी जो फीस वहाँ ले रहे हैं उससे 50% में ही हम अगर लें और उसे बेहतर सुविधाएं यहाँ दें, तो लोगों को भी, हमारे अपने लोगों को, हिमाचल के लोगों को भी फ़ायदा होगा। और ये जो रेवेन्यू बाहर जा रहा है गवर्नमेंट का, ये भी हम किसी ना किसी तरीके से स्टेट के अंदर ही रखेंगे। तो हमने 20 मार्च 2006 को जब शुरू किया तो बहुत सी अनिश्चितताएँ होती है जब आप कोई नया वेंचर शुरू करते हैं, पर हिमाचल के लोगों ने इतना प्यार दिया हमको, जिसको बोलते हैं कि सर आंखों पर बिठाया। पहला किराया हमारा कितना सर? और हाँ, बहुत, हम बहुत डर डर के काफी चल रहे हैं, मतलब गुड अमाउंट। पर हमने पता किराया निकलेगा नहीं निकलेगा, किराया निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इस टेंशन में थे हम लोग। ओके। दोनों इकट्ठे तो हो गए भाई यार, ये और एम्प्लॉइज और भी रखने पड़े, ऑफिस में भी रखने पड़े, उनका भी खर्चा था। 50,000 के आसपास तो वही था। बाकी हमें कुछ बचे ना बचे भी, इनका तो निकल जाए कम से कम, तो वो टेंशन थी। लेकिन वो हिमाचल के लोगों ने इतना बढ़िया साथ दिया, बच्चों ने भी, उनको भी ये हो गया कि दोनों इकट्ठे हो गए। अब जो अलग अलग थे, स्कैटर्ड थे, इकट्ठे हो गए, तो उसका एक बहुत बड़ा अच्छा इफेक्ट रहा। वाइब क्रिएट हो गई। कोटा रोक दिया हमने, चंडीगढ़ जाना रोक दिया। नहीं, ऐसा भी था खैर के पहले ही साल हम 2006 में जब इस फील्ड में आए, पहले तो बेसी बात है, हर आदमी की अग्नि परीक्षा होती है कि बोल तो दिया क्या खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। तो 2006 में ही, पहले साल में ही हमारे पास जो बच्चे थे उसमें मैं ये समझो आपके 80% बच्चों की सिलेक्शन हो गई 2006 में, पहले ही साल में। बहुत सी उस टाइम अनिश्चितताएं भी इस तरह से रही कि अगर आप उस कंटेक्स्ट में देखें, 2006 में ही एक HPCPMT नाम से पेपर था, वो लीक हो गया। जी जी जी। और लीक हो गया, फिर दोबारा करवाना पड़ा। तो उसमें भी, क्योंकि हम लोग ये चाहते थे कि जो रियलिटी है उसको लोगों के सामने लाए, उसमें भी हमने फ्रंट में रहा कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो हम सोच रहे थे कि इनको टॉप करना चाहिए, उनका नाम कहीं लिस्ट में नहीं था। अल्टीमेटली हमने पेरेंट्स के साथ एक कमेटी बनाकर उस चीज़ को उजागर किया। गवर्नमेंट को पता लगा कि हाँ पेपर लीक हुआ, कैंसिल हो गया। फिर जब दोबारा हुआ तो भी आज भी मुझे याद है, दीप्ति महाजन गुड़िया थी, उसने रीटेस्ट में हिमाचल में टॉप किया। तो आप पहला ही साल आपको जब ऐसे ऐसे रिजल्ट मिलेंगे तो फिर आगे तो आप समझ सकते हैं कि, और वो स्टार्टिंग थी, उसके बाद हमने आज तक कभी पीछे नहीं देखा। और चाहे वो जेई था, चाहे नीट में था, हर जगह झंडा मतलब फहराया। तो ये साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा जी कि उस दौरान तो सिर्फ बुक्स हुआ करती थी, फ़ोन्स भी नहीं होते थे, वो गोल गोल घुमा के फ़ोन लगते थे। अब पूरा यदि हम सिनेरियो देखें, चेंज हो चुका है। अब सब डिजिटल हो चुका है, सब सॉफ्टवेयर पे चल रहा है। तो आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं, और विद्यापीठ कैसे एडॉप्ट किया है इस चीज़ को, या फिर अभी भी आप ओल्ड स्कूल टाइप जो है वो आपने पैटर्न पर चले? बहुत ही पुराने दिन याद करवा दिया आपने जी। पहले मैं थोड़ा सा इस से हटके थोड़ा जाऊँगा उस जी जी जरूर। डायल करने वाले फ़ोन पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 5 साल लगते थे। एप्लीकेशन आपने दी ना, आपको नहीं पता होगा। नहीं। शिमला में अगर हम एप्लीकेशन दे दिए BSNL ऑफिस का, तो 5, वो सीधा बोल देते बस 5 साल से पहले नहीं आना। अच्छा। फ़ोन 5 साल के बाद मिलेगा। ओके। एक्सेप्ट कि आपके पास कोई मंत्री का या कुछ ऐसा जैसा हो तो दे दीजिए एप्लीकेशन जी। 5 साल के बाद नंबर भी आ गया, तो फ़ोन लग भी गया। लेकिन फ़ोन जब लग जाता था तो फ़ोन कुछ एक घरों में ही है,
जी सबके पास तो है नहीं, दोस्तों के पास नहीं है, बिल्कुल तो बंदा घंटी आने को तरस जाता था कि फोन बजेगा यार, कैसी जैसी घंटी होगी, सुने तो सही। सही बात कई बार खुद ही जाके एसटीडी बूथ पे कॉल कर लेते थे घर वालों को, सुन लेते हैं सुन तो लेते हैं, चलो बिल्कुल कैसा कैसे जैसा होता है। जी वो ये जमाना तो बहुत बढ़िया जमाना था। अब डिजिटल है अब बदलने लगा, सब कुछ आपके मुट्ठी में है, इसमें सब कुछ है। तो विद्यापीठ इसमें कंप्यूटर अलग होता था, इंटरनेट अलग होता था, अब सब कुछ इसी में है। म्यूजिक प्लेयर अलग था, बिल्कुल अब सब कुछ इसी में है, लेकिन गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया कोरोना के टाइम में ज़्यादा गड़बड़ हुआ। उससे पहले हम बोलते थे पेरेंट्स को कि फ़ोन बच्चों को ना दें, और अब ज़्यादा अच्छा है। कोरोना के टाइम में देने पड़ गए, कंप्यूटर भी लिए पेरेंट्स ने, फ़ोन भी दिए। और अब फ़ोन का अगर यूज़ होता ना बहुत बढ़िया था, लेकिन हमारी जनरेशन जो है फ़ोन का यूज़ नहीं कर रही है, मिस यूज़ कर रही है, और ये सबसे बड़ी कहानी यही है। शायद वो ये भी एक रीज़न है कि वो अपने इंटरेस्ट वाली फील्ड में नहीं है। जैसे आपका बीटेक आपने किया, बिल्कुल और बीटेक करने के बाद आप उस फील्ड में ना जाके मीडिया की फील्ड में, अपना नाम पूरे हिमाचल में आपको लोग जानते हैं जी क्योंकि आपका इसमें इंटरेस्ट है। बिल्कुल आप क्वेश्चन भी अच्छे पुट अप कर लेते हैं, आपको कैसे चीज़ों को मैनेज करना है वो भी है। जी शायद ये आपको 10th में या +2 तक आपको पता चल गया हो, तो शायद आप चल गया होता तो मीडिया में ही जाते। बिल्कुल फिर मोबाइल का भी यूज़ करते हैं कि यार इसमें मुझे और सीखना है। बिल्कुल लेकिन जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चा क्या करेगा, भाई छठ पर यार ये तो करना नहीं है, कुछ और करते कुछ और करते हैं हैं। अब वो कुछ और, यहाँ पे बहुत कुछ है हम्म इस उम्र के लिए। बहुत गलत भी है हम्म चीज़ें, बहुत अच्छी भी हैं। यूज़ हो तो बहुत बढ़िया, मिस यूज़ हो तो बहुत ही बुरा, आज का जो ये है। लेकिन इसका यूज़ नहीं हो रहा है, समस्या ये है बस। मेरा प्रश्न आपसे ये भी है सर कि विद्यापीठ अब जब आप अब आ तो गया, ये सभी के हाथों में आ ही गया है, ठीक है। तो क्या आप सॉफ्टवेयर वगैरह की मदद लेते हैं, या मतलब मेरा ये कहने का मतलब ये है कि क्या आप डिजिटली भी कुछ मदद अब पढ़ाई में लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं उस चीज़ को, जैसे या ज़्यादा आपका फोकस ऑफलाइन पर रहता है? हम लोगों के जैसे अपने यूट्यूब चैनल है, मेरा फिजिक्स का है, इनका Okay. केमिस्ट्री का है। ओके तो डिजिटल ज़माने में आप कट ऑफ होके तो रह नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ अपने ही स्टूडेंट के वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। कोई ऐसा भी है जिसको इंटरेस्ट हो सकता है, फिजिक्स में अच्छा खासा इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री को अच्छा, और उसको हम हमारे लेक्चर से बेनिफिट भी चल सकता है, जी तो उसके लिए भी हमने चैनल बना के रखे। लेकिन ये सिर्फ इतना है कि अगर किसी को इंटरेस्ट साइंस में है तो उसको मोबाइल का, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फ़ायदा है। आज की डेट में सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं है, उसका मिसयूज़ हो गया, दो धारी तलवार है। परेशानी सिर्फ एक चीज़ की है। तो होना ये चाहिए कि मेरे ख्याल में अगर स्कूल सारे के सारे ये करें कि जिस तरफ इंटरेस्ट है वो आइडेंटिफाई बच्चे को करवा दिया, उस तरफ उसको ले जाने की कोशिश करें, तो वो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ भी शुरू कर देगा, मिसयूज़ छोड़ देगा। शायद मेरा विचार, अपना विचार है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जी जी। मुझे अभी भी ये लगता है, और मुझे जो भी कोई लर्नड पर्सन मिलता है और जो पढ़ाई एडुकेशन से जुड़े हुए मिलते हैं, उनसे मैं हमेशा ही अक्सर ये सवाल पूछता हूँ, मुझे अलग अलग तरीके के जवाब आते हैं। स्कूलों में बच्चे खूब टॉप कर लेते हैं, बढ़िया नंबर आ जाएंगे, 98% आ गया, 99% आ गया, और पेरेंट्स भी खूब जोर देते हैं बच्चों को कि नंबर लाने हैं तो लाने ही हैं। लेकिन जैसे ही फिर वो जब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आता है तो फिर वो एक तरीके से अंधा हो जाता है, उसे समझ नहीं आता है उसके साथ क्या हो रहा है। मान लीजिए आपकी कोचिंग क्लास ही है, आप वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, बच्चे को कुछ समझ नहीं आता, या मतलब वो उस चीज़ को अडॉप्ट ही नहीं कर पाता है, और एग्ज़ाम्स में बुरी तरीके से फेल हो जाता है, फिर सुसाइड एंड ऑल सारी चीज़ें कि मैं तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मैं ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया, जिसके 60% थे उसने ये क्रैक कर लिया। इस लूप होल को आप किस तरीके से देखते हैं और कितना ख़तरनाक है ये? देखो, ये जो आप बात कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। और हमने ये देखा, पहले अगर हम देखें पीछे इसकी पृष्ठभूमि में जाएं, तो पहले ऐसा होता था कि बच्चे के 95% आ गए, 98% आ गए, तो उसको तो घर ही बुलाने आ जाते थे, तो वहाँ से इंजीनियरिंग कर ले, जी बिल्कुल, तो वहाँ से जो है MBBS कर ले। बिल्कुल फिर सिनेरियो बदला और सिनेरियो आ गया कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का। जी। तो अब जो बच्चा 98% ले रहा है, ठीक है, वो मेहनती है, पर कॉम्पिटिटिव के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, उसको नॉलेज चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करना है। मेहनत का मतलब तो ये हो गया कि आपने कोई चीज़ रट के भी कर दी, बट अगर आपके सामने वो चीज़ होगी, आपको एप्लीकेशन नहीं आएगी, तो फिर आप वहाँ फेल हो जाएंगे। और आपके क्वेश्चन का आंसर ही ये है कि जो कॉम्पिटिटिव है उसमें एप्लीकेशंस हैं, और जो हमारा सिलेबस अभी तक था
उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बोर्ड और कॉम्पिटिटिव में बहुत डिफरेंस था। पर अभी आप देख रहे होंगे आजकल न्यूज़ में बहुत आ रहा है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 से फ्रेम हो गई, उस पॉलिसी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरह से बोर्ड और कॉम्पिटिटिव के बीच के डिफरेंस को ख़त्म किया जाए। और इसी वजह से जो हमारा भी ऑब्जेक्टिव है, या आपने आज की डेट में ना कि सिर्फ विद्यापीठ बल्कि नेशनल लेवल के भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स स्कूल्स। वो चाहते हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस स्कूल के अंदर इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि जो आने वाली एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कॉम्पिटिटिव और बोर्ड उसके बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कोचिंग का रोल खत्म हो जाएगा। कोचिंग जो बीच का कोचिंग का रोल था, अगर उस बच्चे को 98% आ रहे हैं, जो नया सिलेबस फ्रेम होगा, तो वो बच्चा कॉम्पिटिटिव में भी अच्छा करेगा, ये पक्का है। आपका जो स्कूल है, जो 2 स्कूल आप अभी फिलहाल इनिशियली खोल रहे हैं, कौन से बोर्ड से एफिलिएटेड हो गए? अभी जो शिमला में विद्यापीठ हिल ग्रुप स्कूल है वो सीबीएसई से एफिलिएटेड है, जहाँ हम 6 से लेके 12 तक करेंगे और सीबीएसई क्यूरिकुलम होगा। ओके। जो विद्यापीठ मंगलम स्कूल है सुंदर नगर में, वो एचपी बोर्ड स्कूल एजुकेशन से और नर्सरी केजी से लेके 12 तक है। ओके। तो हमारा ऑब्जेक्टिव पर दोनों साइड एक ही है कि इस तरह से बच्चों को फ्रेम किया जाए कि वो 10th के बाद उस फील्ड में जाए जहाँ उसको जाना चाहिए, ताकि जो आज फेलियर रेट 90% है, +2 के बाद 90% बच्चे साइंस से हट जाते हैं, तो वो जो सक्सेस रेट में 10% से लेके 50% मैं समझता हूँ कि उसे आना चाहिए, क्योंकि उसी इंटरेस्ट के फील्ड के लोग उसी फील्ड में जाएंगे जहाँ पे उसका इंटरेस्ट होगा। इंजीनियर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक डॉक्टर साहब है, एक इंजीनियर साहब है, बहुत ज़बरदस्त जोड़ी है आप दोनों की। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जैसे सर ने कहा कि अब बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस जो है वो नहीं रहने वाले हैं। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है कि ठीक है, टीचर्स कैसे हैं? तो विद्यापीठ में जो टीचर्स है वो कहाँ से हैं? हिमाचल से हैं, बाहर से हैं? और जो आपके स्कूल होंगे वहाँ पर टीचर्स कहाँ से होंगे? उनका क्या आपने कुछ क्राइटेरिया सेट कर रखा है? या यदि मान लीजिए कोई ब्रिलियंट इंसान आपके पास अप्लाई भी करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, होता ये है कि अभी बोर्ड का फॉर्मेट अलग है, जैसे लॉर्ड साहब ने बताया कि बोर्ड में थ्योरी ज़्यादा आती है और वहाँ पे परफॉर्म करना थोड़ा आसान रहता है। कॉम्पिटिटिव का फॉर्मेट है, वहाँ न्यूमेरिकल है 100%, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैथमेटिक्स भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तब आप न्यूमेरिकल कर पाते हैं। लॉजिकल पार्ट स्ट्रांग होनी चाहिए। तो दोनों फॉर्मेट अलग होने की वजह से अलग स्कूल में अलग टीचर थे जो कि बोर्ड की तैयारी, क्योंकि उन लोगों ने कभी टेंशन ली नहीं कि बोर्ड की तैयारी करवानी है, सिलेबस करवाओ, कोचिंग वाले अपने आप करते रहेंगे, तुम स्टूडेंट भी अपनी जहाँ जाना है वहाँ जाओ। बिल्कुल। मैं थोड़ा हार्श वर्ड यूज, नहीं बिल्कुल, मुझे गुस्सा आता है सिस्टम पे कभी कभी जी, कि नहीं होना चाहिए था, वो हुआ। पर अब हम कोशिश करेंगे कि ना हो, स्कूल में सिर्फ बोर्ड की तैयारी हुई, जबकि वहाँ पे भी ऐसा किया जा सकता है कि उनके न्यूमेरिकल एबिलिटी टीचर्स की बढ़ाएं और वहाँ बच्चों को करवाते, वो लोग कर सकते थे, नहीं किया हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास जो टीचर हैं वो थ्योरी में भी परफेक्ट हैं और वो न्यूमेरिकल एबिलिटी में परफेक्ट है, इतना ही फ़र्क है ना। अब जो आपने पूछा कि कहाँ से है, ज़्यादातर टीचर हिमाचल से हैं, क्योंकि हम उन्हीं पे रिलाई भी करते हैं, हमारे हिमाचल के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, हम ये भी चाहते हैं। मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमारा बातचीत होती है, तो मैक्सिमम टाइम में ये सुनने में आता है कि हमारे पास बाहर से टीचर्स हैं। देखिए, आपने हिमाचल वाली बात कही तो अच्छा सा लगा कुछ। देखिए, होता ये है कि ये टैगलाइन सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए होती है कि बाहर से अंदर से। हमारे हिमाचल में टैलेंट की कमी नहीं, हमारे पास जो टीचर हैं 10-15 साल पुराने हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट, 300 लोगों में से 50 से 70 के बीच में निकालना, और क्या करते हैं 3000 में से 100-125 लोग निकाल रहे हैं। तो अगर बाहर से कुछ ऐसा होता तो फिर वो डिफरेंस वहाँ पे दिखना चाहिए था। हाँ, न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ भी लोगों की अच्छी है, बहुत बढ़िया लोग हैं, कुछ एक लोग हैं हमारे पास जो बाहर से हैं। हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारे ट्रेंड लोग हैं, नए टीचर जो रखे हैं वो उनको ट्रेन करें। ट्रेनिंग की बात है, बाकी तो कुछ नहीं है। बाहर और अंदर का क्या है इसमें? आपको एक +2 का तैयारी, +2 के बाद के बच्चे की तैयारी करवाएंगे जेई के लिए और नीट के लिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी टीचर की अच्छी होनी चाहिए, जिसको
जो न्यूमेरिकल एबिलिटी थोड़ी वीक भी है तो हम ट्रेनिंग दे सकते हैं उसको, पहले बोर्ड की क्लास से भी, और जो हमारे पास ट्रेन टीचर है उनको लगा दिया भाई इसको ये समझाना है कि इस तरीके से होगा, साल 1.5 साल में वो ट्रेन हो जाता है, उसके बाद वो औरों की तरह वैसे ही आगे बढ़ने लगता है। तो ऐसा नहीं, ये सारा सिर्फ मैं तो बोलूँगा कि वैसे हमारे पास भी हैं बाहर से, ऐसा नहीं बोलूँगा कि 100% हिमाचल से हैं, लेकिन 90%, 80 to 90 ना सर, 80 to 90% टीचर हिमाचली हैं हमारे, और हम चाहते भी हैं कि हिमाचल के हों, क्योंकि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं दे पाए तो फिर बाहर के लोगों को रोज़गार दे रहे हैं कुछ करके, तो वो भी तो मेरे ख्याल में जस्टिफाइड नहीं है करे हो पा रहा। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, काफ़ी लंबी चौड़ी आपकी टीम भी होगी, थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा कि टीचर्स को या स्टाफ को कंट्रोल करना या उनको मोटिवेटेड रखना या एक माहौल बना करके रखना, वो भी एक अपने आप में बड़ी चीज़ होती है। तो क्या प्रिंसिपल्स आपके होते हैं, और दूसरा आपके पढ़ाई के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, आप किन प्रिंसिपल्स पर बच्चों को पढ़ाते हैं, या क्या आपकी एक आइडियोलॉजी होती है कि ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा? आपकी दो बातें, पहली बात जो सर ने भी कहा, मैं भी उसमें, हमारी प्रायोरिटी ये ज़रूर रहेगी कि हमारे यहाँ हिमाचल से लोग हों, पर हम इतने रिजिड नहीं हैं कि कोई हमें बाहर कहीं मिलेगा और बहुत अच्छा होगा वो भी एक्सेप्टेबल है, पर प्रायोरिटी ये रहेगी कि जहाँ हम कहीं हिमाचल के लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं, हमारी कोशिश रहेगी। पर हमें अगर हिमाचल में कुछ नहीं मिला तो हम बाहर से लेने में भी हेजिटेंट नहीं हैं। दूसरा, आपने कहा कि टीम किस तरह से काम करती है। हम लोग क्योंकि अब थोड़ा सा 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो हमारे यहाँ हर चीज़ का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसका एक सब्जेक्ट हेड है, वो विल सी ऑल द फैकल्टी मेंबर ऑफ दैट सब्जेक्ट कि भाई ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग हमें है। ओके। हमारा एकेडमिक्स देखने का एकेडमिक हेड है, उसका काम है, डिसिप्लिन का डिसिप्लिन हेड है। तो अल्टीमेटली मंथ में एक मीटिंग तो हमारी उनके साथ होती है, बट वीकली इंडिविजुअल के साथ होती है कि आज एकेडमिक वालों के साथ है, आज डिसिप्लिन वालों के साथ है। तो जैसे ही बच्चा हमारे पास आता है तो हम देखते हैं कि उसके लिए ठीक है, बच्चे को सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत है, भाई ये बच्चा करने वाला है, इसको गाइडेंस की ज़रूरत है। मैं यहाँ थोड़ा सा दूसरे कोचिंग से डिफ़र करता हूँ। हमारे यहाँ ज़्यादा फोकस उन बच्चों पर है जो अच्छा नहीं कर रहे हैं। जो बच्चा अच्छा कर रहा है, वो चाहे वो विद्यापीठ में होगा, वो चाहे कहीं भी और होगा, वो करेगा ही करेगा पक्का, उसको सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो हम लोग मेन फोकस हमारा रहता है कि जो बच्चे थोड़े वीक चल रहे हैं उनको किस तरह से अपलिफ्ट किया जाए, और उनको अपलिफ्ट करने के लिए चाहे वो एक्स्ट्रा क्लासेस है, वो सारे एकेडमिक्स हेड वगैरह देखते हैं, क्योंकि हमारे पास इट्स अराउंड 50 लोगों का स्टाफ है जो सारा कुछ हैंडल कर रहा है। तो हमें कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती कि किस को कंट्रोल किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल, हर चीज़ बच्चों के हित में करते हैं। हमें भी, हमारा भी यही ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों के हित में जो भी चीज़ें की जाए। इंजीनियर साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, मतलब है तो दोनों सर ही वैसे, अध्यापक ही है, लेकिन आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं सर, जो है वो काइंड ऑफ डॉक्टरेट, हाँ डॉक्टरेट इन्होंने किया हुआ है। डॉक्टर तो नहीं है, डॉक्टर पढ़ाई के ही है, अच्छी पढ़ाई करवाते हैं और 20 सालों से करवाते आए हैं। आजकल बच्चे, ऐसा देखने में आता है कि सुसाइड्स या इस तरह की चीज़ों को करने की जो है वो कोशिशें करते हैं। उन बच्चों को आपका क्या सलाह है कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, नहीं क्रैक हो रहा, फिर बच्चा कुछ गलत स्टेप उठा लेता है, पेरेंट्स को भी आपकी क्या सलाह है इस पर? थोड़ा इसकी जड़ में जाने की कोशिश करें। ज़रूर। आप अपनी जनरेशन और अपने पीछे वाली जनरेशन, या मैं अपनी जनरेशन की बात करूं, तो हम लोग स्कूल में जाते थे, स्कूल में टीचर लोगों के पास डंडे भी होते थे, बिल्कुल, और अगर कुछ काम ना करें तो वो पढ़ भी जाते थे, और शाम को जाके अगर घर में हम बता दें कि आज पढ़ें, और पढ़ते थे घर में, और पढ़ते तो थे, और पढ़ते थे। ये हमारे टाइम में भी होता था। तो अब इसकी जड़ में जाने का ये है कि हमें उतना सेंसिटिव नहीं बनाया गया, पेरेंट्स लोगों ने उतना सेंसिटिव नहीं बनाया कि हम छोटी छोटी बातों से आहत हो जाएं। मतलब छोटा सा किसी ने बोल दिया कि तू आज सही नहीं लग रहा, तेरी ड्रेस ठीक नहीं है, बिल्कुल, बंदा, मतलब बच्चे आजकल के ऐसे हैं कि अच्छा मैं ठीक नहीं लग रहा हूँ, वो डिप्रेशन में चला गया। बिल्कुल। तो हम लोगों ने थोड़ी कमियां हम में रह गई हैं, क्योंकि हमने वो दौर देखा जब काफ़ी स्ट्रिक्टनेस काफ़ी थी, और वो शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं
ठीक था, क्योंकि हम लोग उतने सेंटिमेंटल नहीं होते थे कि छोटी छोटी बातों से हमारा मेंटल बैलेंस बिगड़ जाए। बिल्कुल। हमने या अगली जनरेशन ने अपने बच्चों को कैसा बनाया कि सब कुछ ले भाई, कमा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि लाख रुपए यहाँ देना है, लाख रुपए वहाँ देना है, उसके बाद बच्चों का करियर भी बनाने के लिए वहाँ भी पैसा खर्च करना है, अपनी मकान भी बनाना है, बुढ़ापे के लिए भी चाहिए, है ना। दोनों काम कर रहे हैं बेचारे माँ बाप, पर उनको ये पता नहीं है कि उनका बच्चा सारा दिन स्कूल में क्या करके आया है। अब स्कूल में शिमला में ही है, जैसे बहुत नामी गिरामी स्कूल है, बहुत पुराने स्कूल है, अब उनमें एडमिशन के लिए पेरेंट्स मंत्रियों तो किस बारिश लगवाते हैं, करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब वहाँ जब बच्चा जा रहा तो स्कूल वालों का फर्ज था कि नहीं था कि बच्चों को कम से कम उनका सेंसिटिवनेस जो है, अगर घर में ही मिल रही है तो स्कूल से वो हटाई थे कि बेटा इस तरीके से जीने का कम से कम एक क्लास ही लगवा देते यार, कि जीने का फंडा ये है कि आपके घर में जो पेरेंट्स लोग हैं वो तो हैं आपको प्रोटेक्शन के लिए छाता लेके हमेशा खड़ा, बिल्कुल, लेकिन जब फाइनली आपको लेकिन जीना समाज में इसी सोशल मॉरल वैल्यूज नहीं सिखाई जाती, मतलब बाहर की वैल्यू नहीं सिखाएगी, ना घर की सिखाएगी, ना स्कूल में सिखाई, घर वालों के पास टाइम नहीं है। मैं घर वालों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पेरेंट्स लोगों से, जो भी आपके दर्शक लोग सुन रहे हैं, कि अपने बच्चों को सेंसिटिव मत बनाइए, आधा घंटा निकालो, चाहे शेयर करो उनसे कि बेटा क्या हुआ स्कूल में आज, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, सब कुछ शेयर करो। आधा घंटा 1 घंटा निकालने में निकाला जा सकता है, बेशक आप थके हो कुछ भी है, लेकिन उनको ये भी सिखाओ कि सुबह सुबह उठ के अगर दादा दादी घर में हैं, नाना नानी घर में आ रहे हैं, आपसे बड़े कोई आपके दोस्त घर में आ रहे हैं, तो कम से कम उनको अपने संस्कार तो सिखाओ यार। बिल्कुल। उनसे जो हमारे संस्कार हुआ करते थे, हमें बोलने की शुरू में सिखा दी थी, अब अभी भी हम अपने से बड़े 3-4 साल बड़ा हो उसके पैर छूते हैं हम लोग, बिल्कुल। अभी छूते होंगे, बिल्कुल मैं भी बिल्कुल। तो मुझे लगता है पहले वाली जनरेशन में बहुत ज्यादा था ये, अब शायद अब तो खत्म हो चुकी है। जो है किसी को इज्जत देना ये भी आपको फ्रस्ट्रेशन से बचाता है, क्योंकि किसी को अगर आप इज्जत दे रहे हैं, उसने आपको कुछ बुरा ही बोल दिया तो आप बोलेंगे मेरे से बड़ा है, ठीक है कोई नहीं, मैं इसको ऐसे सीख लेता हूँ। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी को बड़ा मानेंगे नहीं आप, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, तो किसी ने बोल दिया तो आप डिप्रेशन में चले गए। बिल्कुल। तो पेरेंट्स लोगों से रिक्वेस्ट ये है, आधा पौना घंटा बच्चे के साथ बैठें रोज शाम को और उनसे पूछें स्कूल में क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं, परसों ही मेरे कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो पेरेंट्स ने बोला इनको समझाओ, तो मैं कहा बेटा शेयर किया करो जो आप लोग शेयर करते होंगे स्कूल के, उनको पेरेंट्स को भी बोला, तो बच्चे पता क्या बोलते हैं कि जी शेयर करें अगर पेरेंट्स के साथ हम लोग तो हमारी कमियां निकालते हैं, कंपेयर करते हैं, तेरे दोस्त के इतने आए, हमने नंबर ही बता दिया सब, ये भी गलत बात है, ये पेरेंट्स पर के इतने हैं, तेरे इतने हैं, तेरे को शर्म नहीं आती। सर मैं आपसे शेयर करें, आपसे जानना चाहूँगा, जो ये कंपैरिजन होता है या पेरेंट्स लोग करते हैं, ये कितना सही कितना गलत? पेरेंट्स लोगों को फिर एडवाइस दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, मत कंपेयर करिए। आपका बच्चा स्पेशल है और वो किसी फील्ड में सबसे आगे निकल जाएगा, क्या बात, सिर्फ आइडेंटिफाई करिए। बहुत बढ़िया सर। फील्ड आइडेंटिफाई करनी है, अगर वो फील्ड आपने आइडेंटिफाई कर ली तो आपका बच्चा सबसे आगे निकलेगा। नंबर 1, नंबर 2, संस्कारों पे जोर दीजिए, अपने भी पैर छुपाना उसको सिखाइए। अपने माँ, अगर आपके पेरेंट्स हैं घर में, ना दादा दादी घर में हैं क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है, उनके भी रिस्पेक्ट करना सिखाइए, ये रिस्पेक्ट उसको डिप्रेशन से बचाएगी। डॉक्टर साहब इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं जो आप लोगों ने नहीं डिस्कस किया, डिप्रेशन का एक कॉज मुझे जो लगता है बहुत बड़ा कॉज एक स्टूडेंट के लिए, कि उसके पेरेंट्स की ओवर एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा कॉज है, जिसकी वजह से वो बच्चा दिन रात सफ़र कर रहा। अब एक बच्चा जो 6th-7th में है, उसको आपने अपने लोकल, अपने जिस टाइम उसको आपकी ज़रूरत थी, जिस टाइम उसको पेरेंट्स के इमोशंस की ज़रूरत थी, आपने उसको उठा के कोटा में डाल दिया कहीं किसी इंस्टीट्यूट में, जी हमने तो बच्चे को IITian बनाना है, हमने तो बच्चे को एम्स में सेलेक्ट, पैसा कमा रहे ना दोनों, हम तो एम्स में सेलेक्ट करेंगे जी बच्चे को IIT में। वो बच्चा है, कोई कंप्यूटर थोड़ी है। आप 6th में जब उसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, 7th 8th टेंडर एज होती है बिल्कुल, जिस टाइम बच्चे को पढ़ना चाहिए था उस टाइम आपने उसको ऐसी जगह भेज दिया। और अगर आप पिछले 1 साल का डाटा निकाल के देखो, जो मैंने खुद देखा है कि 6th 7th 8th 9th क्लास के बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया। और उस सुसाइडल अटेम्प्ट के पीछे जो एक टेक्निकल कारण मैं देखूं तो सैटरडे को पेरेंट्स मिलने गए,
सब कुछ खूब मज़े से मौज मस्ती, बच्चे को पता है पेरेंट्स आए हैं। अब एक 8वीं 9वीं का बच्चा, उसके लिए तो पेरेंट्स भगवान है। बिल्कुल। अब वो संडे को पेरेंट्स वापस आते हैं और ऐसा क्या हो जाता है कि संडे की रात को ही वो सुसाइड कर देता। इसका मतलब तो है कि आप उसको ज़बरदस्ती धकेल रहे हैं। तो और ज़बरदस्ती क्यों धकेल रहे हैं? सोसाइटी में शो ऑफ करने के लिए, जी फलाने का बच्चा आईआईटी में निकल गया, फलाने का बच्चा एम्स में निकल गया। बिल्कुल। वो बच्चा तो निकल गया, वो डॉक्टर भी बन जाएगा, वो इंजीनियर भी बन जाएगा, उसका करोड़ों का पैकेज भी होगा, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो शायद सारी उम्र इंसान नहीं बन पाएगा। बिल्कुल सही वो बात। जिस तरह से उसको कंप्यूटर बनाया गया है, वो वही कंप्यूटर होगा। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, क्या हो सकता है 99.99% से ऊपर भी। एक बच्चा था, वो महाराष्ट्र का है, जी जी जी। अब उसने नीट के एग्जाम में 99.99% ले लिया। बिल्कुल। जिस बंदे को एम्स में एडमिशन हो गई, मतलब जो बच्चों का सपना होता है। पर दुख की बात क्या है कि मंडे को उसने अपना कॉलेज ज्वाइन करना था और संडे को वो बंदा सुसाइड कर लेता है। अब बताओ आप, ये आपने तो उसको धकेल दिया, पर उसके अंदर क्या चल रहा है वो तो पेरेंट्स से भी आग्रह रहेगा कि ओवर एम्बिशियस ना हो। वो बच्चा है, वो इस दुनिया में आया, वो पक्का कुछ ना कुछ करेगा, पर उसको करने का मौका तो दें। उसके ऊपर इतना प्रेशर ना हो कि उसके पास उस चीज़ के अलावा कोई रास्ता ही ना निकले। तो मेरे डिप्रेशन के पीछे मैं समझता हूँ कि एक कारण पेरेंट्स का ओवर एम्बिशियस होना भी है। तो उम्मीद करते हैं हम, जो आपका स्कूल है जहाँ पर आप नया सिस्टम लाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आप बच्चे की इन सब चीज़ों को भी टैकल बिल्कुल, करेंगे। हम इन चीज़ों को बड़े क्लोजली वॉच करेंगे और हर तरह के एक्सपर्ट्स रखेंगे कि जो बच्चे की हर एक्टिविटी को नोट करे, बच्चा किस तरह से किस साइड को किस वजह से जा रहा है। उसके ऊपर हमारा मेन डाटा के ऊपर काम है कि डाटा जो बताएगा हम उस हिसाब से चलेंगे। जी बिल्कुल। एक चीज़ और, जैसा मैं एडवाइस कर रहा था अभी पेरेंट्स को ना, वो एडवाइस तो यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन अपने स्कूल में तो हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बिल्कुल। कि बुजुर्गों की इज्जत करना सिखा सकते हैं, है ना। घर में जाके पेरेंट्स की इज्जत करना सिखा सकते हैं। इज्जत करना सीखेंगे, अपने संस्कारों पे, अपनी जड़ों पे वापस आएंगे, जी। ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। ये सारी समस्याएं ये दी सिस्टम की दी हुई है। बिल्कुल सही। और इस सिस्टम से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे हम लोग। हमारे स्कूल में बच्चा इंग्लिश का बेस्ट टीचर होगा, इंग्लिश भी बोलेगा फराटेदार। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, छोटा सा एग्जांपल। मेरे दोस्त हैं, इसमें कनाडा में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, यूएस में भी हैं, और फैमिली के साथ साल में एक आधी बारी आते हैं। अब जब वो आते हैं, अब तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, छोटे से ही छोटे बच्चे जो थे, आते ही उन लोगों ने सबके पैर छूने हैं। ओके। हमसे अच्छी हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश तो बोलेंगे, वो तो उनकी है ही है। और ऊपर से जो पूजा पाठ में बैठेंगे तो मंत्र आधे मैं भूल सकता हूँ, लेकिन वो सारे बोल रहे हैं। मतलब ये कि वो जो बाहर चले गए, वो अपनी जड़ों से कटना नहीं चाहते। हम यहाँ बैठे बैठे कट चुके हैं। बिल्कुल सही बात। और अगर अपनी जड़ों से जुड़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ ऐसा जो कि डिप्रेशन से भी बचाता है, और इन सारी समस्याओं से जो कि आ रही हैं इससे भी बचाता है। आप जिन स्कूलों में डाल रहे हैं, बाकी स्कूलों में वो भी बोल रहा हूँ कि हमारे सिस्टम पे आना पड़ेगा। हम समय चाहिए हमें, मे बी 2 साल 4 साल 10 साल जितना जाएगा, लेकिन हम एक एग्जाम्पल दे के छोड़ेंगे कि इंडिया में ये इस सिस्टम से स्कूल को चलाना होगा। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सर आप दोनों से बात करके। और ऐसा लग रहा है अभी आपसे बात करके कि शायद बच्चों का भविष्य अच्छे हाथों में जाने की ओर अग्रसर हो रहा है, यदि इस तरह की अगर प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। आप दोनों डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, आप हमारे बीच में आए, आपने अपना कीमती समय निकाला। आप बहुत व्यस्त होते हैं, आपको पूरा बच्चों का पूरा सिस्टम देखना पड़ता है, लेकिन आप इतने बिजी शेड्यूल में भी हमारे बीच में पहुंचे, हमसे बातचीत करी, और ज्ञानवर्धक बातें हैं जो शायद पेरेंट्स के भी बहुत ज़्यादा काम आएंगी, बच्चों की भी बहुत ज़्यादा काम आएंगी, और जिससे वो एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्ति और एक सक्सेसफुल व्यक्ति जो है वो लाइफ में बन सकेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू जी। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर्चून स्टेपरिंग। आज हमारे बीच में विद्यापीठ संस्थान से जय और वीरू जी की जोड़ी पहुंची हुई थी। काफ़ी सुना था इनके बारे में, लेकिन आज इनसे मुखातिब भी हुए, इनसे बातचीत भी करी, और जैसा सुना था ठीक वैसी ही ये पर्सनैलिटीज़ है, और एजुकेशन की दुनिया में एक रेवोल्यूशन लाना चाह रहे हैं। आज से 20 साल पहले जब शुरुआत हुई थी तो उस समय पर भी एक रेवोल्यूशन पैदा हुआ कि हिमाचल प्रदेश के बच्चे
खूब बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में निकले, कोटा, चंडीगढ़, दिल्ली जाने के बजाय सभी शिमला में ठहरने लगे और वहाँ से कोचिंग लेने लगे। अब एक और रेवोल्यूशन ये एजुकेशन के सिस्टम में लाना चाहते हैं और हम ये बधाइयाँ भी देना चाहेंगे अग्रिम कि आप इसमें सक्सेस हो और बहुत बेहतर तरीके से इसे करें। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर ट्रू न्यूज़ रिपोर्टिंग। मैं हूं मनोज ठाकुर।